हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के चैप्टर के अंतर्गत प्रकाश चैप्टर को जानने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, यदि गुलाब का फूल हरे प्रकाश में देखा जाए तो उसकी पत्तियों व पंखुड़ियों क्रमशः कैसे दिखेंगे। यहाँ बात हो रही है कि यदि गुलाब का जो फूल है वो हरे प्रकाश में देखा जाए तो उनकी जो पत्तियां हैं और पखुड़ियाँ कैसे दिखेगी क्रमशः। तो उसकी जो पखुड़ियाँ होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां हरी दिखेंगी और जो पखुड़ियाँ होती हैं काली दिखेंगी यदि उसके हरे प्रकाश में देखा जाएगा तो। दूसरा प्रश्न है, यदि गुलाब का फूल पीले प्रकाश में देखा जाएगा तो उस कंडीशन में कैसे दिखेंगे। तो उस कंडीशन में जो पत्तियां और पखुड़ियाँ होंगी वो काले दिखेंगे सिर्फ। श्वेत प्रकाश से लेंस द्वारा किसी वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। सफेद नहीं, जो श्वेत प्रकाश है उसमें हम देखेंगे तो लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो रंगहीन व अस्पष्ट दिखाई देगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाना कैसी घटना है। तो यह प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया, जब प्रकाश की किरणें जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या है, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाते हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से आपादित किरण जो पी आ रही है वह जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कैसे अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। ये किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह होती है। दर्पण पर त्रिज्या किसी बिंदु व वक्रता केंद्र के बीच की उसी केंद्र की दूरी उस दर्पण की क्या कहलाती है, तो हमारी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो दर्पण का हम मुख्य केंद्र कहते हैं, मुख्य अक्ष होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण में सदैव आभासी बनता है। सड़क में लगे प्रवर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग होती है। एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने तो ऐसे दो बिंदु क्या कहलाएंगे, संयुग्मी फोकस कहेंगे। प्रकाश केंद्र, मुख्य अक्ष तथा फोकस किसके पारिभाषिक शब्द हैं, तो लेंस के पारिभाषिक शब्द हो जाएंगे। किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसका क्या कहलाता है, क्षमता कहलाती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है, 1 डायोप्टर होती है। और लेंस का जो मात्रक होता है, हम जो मापते हैं उसे डायोप्टर में हम मापते हैं। लाल और हरे रंग मिलकर कैसा रंग बनाएंगे, तो लाल और हरा रंग मिल रही है तो पीला रंग बनेगी। जब दो रंग परस्पर मिलने से सफेद प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें हम भूरा रंग कहते हैं। हरा और नीला रंग मिलकर कैसा रंग बनाएंगे, तो पीकॉक ब्लू बनाते हैं। हरा और मजेंटा, लाल और पीकॉक ब्लू, नीला और पीला अलग अलग मिलकर कैसा रंग बनाते हैं, तो इससे क्या होगा, सफेद बनेगा। हरा और मजेंटा मिलेगी तो भी सफेद बनेगी, लाल और जो पीकॉक ब्लू है उससे भी, और नीला और पीला से भी क्या है, सफेद बनती है। रंगीन टेलीविजन में किन प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो लाल, हरा और नीला, ये 3 प्राथमिक रंग हैं जो टेलीविजन में प्रयुक्त किए जाते हैं। किसी गुलाब के फूल को सफेद प्रकाश में देखने पर इसकी पंखुड़ियां व पत्तियां क्रमशः कैसे दिखेंगी, लाल, हरी। लेंस द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब के इस दोष को क्या कहते हैं, तो हम वर्ण विपथन कहते हैं। हमारी आँख की रेटिना में कौन सी कोशिकाएं होती है, शंकु तथा क्षण प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सर्वप्रथम 1802 में किसने प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप में दर्शाया था, थॉमस यंग ने। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत किसकी पुष्टि करता है, तरंग प्रकृति की।
प्रकाश का विवर्तन किस पर निर्भर करता है? अवरोध के आकार पर। कैमरे तथा दूरबीन की तरह कौन प्रकाशीय उपकरण है? आँख हो जाएगा। प्रकाश का कणों संबंधी सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो न्यूटन ने। प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह हाइगेंस ने दिया थे, जिन्होंने बताया था कि प्रकाश क्या तरंग के रूप में चलती है। ताप बढ़ने के साथ अपवर्तनांक के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या है, ताप अगर बढ़ती है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? उसका अपोजिट होगा, यानी कि कम हो जाता है। आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। इस विशेष मान के कोण को हम क्या कहेंगे? क्रांति कोण कहेंगे। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये क्या है? जो गर्मियों में रेगिस्तान में मरीचिका का जो कारण उत्पन्न होती है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होती है तो गर्मियों की दोपहर में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम क्या कहलाता है? मृग मरीचिका। जब कभी प्रकाश को अधिक दूर तक भेजना होता है तो उसका तो किसका प्रयोग करते हैं? हम ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो एक वास्तविक होता है, एक आभासी होता है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई का अनुपात प्रतिबिंब का क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा रेखीय आवर्धन। दर्पण के कौन प्रकार हैं? दर्पण में एक समतल दर्पण हो जाएगा, एक गोली दर्पण हो जाएगा। और गोली दर्पण में दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस अवतल होता है, एक उत्तल दर्पण। दर्पण क्या होगा? दो होगा, समतल दर्पण और गोली दर्पण के अंतर्गत हमारा क्या आएगा? दो दर्पण आते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोली दर्पण जिसे खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या। दर्पण के परावर्तित तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या स्थिति होगी? क्या है, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ रही है तो वहां पे क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगी। लेकिन जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाएगी तो उस कंडीशन में चंद्र ग्रहण होगी। जब पृथ्वी क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बीच जाएगी तो वहां पे चंद्र ग्रहण होगी, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य से आने वाली जो छाया होती है पृथ्वी पर रुक जाती है, चंद्रमा पर नहीं जाती है, तो उस कंडीशन में चंद्र ग्रहण लग जाते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। कौन सा दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है? तो समतल दर्पण। परावर्तक पृष्ठ के लंबवत सीधी रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। जो किरण परावर्तक तल पर आकर गिरती है क्या कहलाती है? आपाती किरण। जो किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम लौट जाती है क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। आपातित किरण व अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाएंगे? परावर्तन कोण। किसी कैमरे में प्रकाश को फिल्म पर फोकस करने हेतु किस लेंस का प्रयोग होता है? तो वहां पर उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कैमरे में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? डायफ्राम के द्वारा। लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होने के गुण को क्या कहते हैं? समंजन कहते हैं। समंजन क्षमता होती है। पुस्तक को सुविधापूर्वक पढ़ने हेतु उसे आँख से कितनी दूरी रखना पड़ता है? 25 सेंटीमीटर। दूर स्थित वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे कैसा दृष्टि दोष होगा? अगर दूर की वस्तु में दिखाई नहीं दे रहा अच्छा से तो वो हमारा क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होगा, जिसे हम मायोपिया कहते हैं। और निकट की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे तो उसे उस कंडीशन में दूर दृष्टि दोष होता है, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। आँख के तीसरे प्रकार के दोष को हम अबिंदुता कहते हैं। अम्बेदुक्तता दोष का निवारण किस प्रकार के लेंस द्वारा होता है? तो बेलनाकार लेंस द्वारा। सूक्ष्मदर्शी में लगे लेंस को क्या कहते हैं? आवर्धक लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी से हमें वस्तुओं के आकार को कितना गुना करके देख सकते हैं? 10 गुना।
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने उत्तल लेंस होते हैं? दो होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लगे दो उत्तल लेंस क्या कहलाते हैं? अभिदृश्यक व नेत्रिका। खून, बलगम आदि की जांच किससे की जाती है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से। चंद्रमा, तारे व पृथ्वी की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने में क्या उपयोग होता है? दूरदर्शी का। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंगों का समूह किस शब्द से दर्शाया गया है? द बिग ब्यूर। किस रंग के प्रकाश को प्राथमिक अथवा मूल रंग का प्रकाश करते हैं? लाल, हरा और नीला। इससे टेलीविजन में प्राथमिक रंग भी दी गई है। लाल और नीला रंग मिलकर बैंगनी रंग बनाते हैं। नीला और हरा रंग मिलकर पार्शियन ब्लू बनते हैं। माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाला प्रसारण क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां से आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। प्रकाश की प्रकृति कैसी है? तो तरंग की प्रकृति है, क्योंकि तरंग के माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है। किसके स्पष्ट प्रयोग हमें प्रकाश के विवर्तन तथा व्यतिकरण में मिलते हैं? तरंग प्रकृति में। प्रकाश के संचरण के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ पर हो जाएगा विद्युत कंपन। तरंग के दो प्रकार होते हैं, ध्रुवित एक अध्रुवित होते हैं। आजकल समतल दर पर ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोलेराइड का। मानव नेत्र का लेंस किससे बना होता है? प्रोटीन से बना पारदर्शी पदार्थ है। प्रतिबिंब लेंस के पीछे एक पर्दे पर बना होता है, इसे क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना किसके द्वारा हमारे मस्तिष्क में विद्युत संकेत भेजता है? द्विक तंत्रिकाओं से। आंख में प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? कॉर्निया के द्वारा। आंख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? परितारिका के द्वारा। मांसपेशियों का एक गहरे रंग का समूह क्या होता है? परितारिका। हाइगेंस के प्रकाश तरंग सिद्धांत की पुष्टि किन वैज्ञानिकों ने दी? तो यंग फुकॉल्ट हो जाएगी। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। इन बंडलों का फोटॉन कहा जाता है। किसने कहा? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन के प्रकाश सिद्धांत की पुष्टि 1921 में किसके द्वारा की गई थी? कंपटन के द्वारा। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? सूर्य, तारों व अंतरिक्ष के अन्य प्रकाश। तारों के अंदर होने वाली प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु लगातार किस परमाणु में बदलते रहते हैं? हीलियम में। एक अनुमान के अनुसार सूर्य इसी दर से कितने वर्षों तक ऊर्जा देता रहेगा? 1000 करोड़। उल्कापात या टूटा हुआ तारा जब वायुमंडल से गुजरता है तो किस कारण गर्म होकर प्रकाश देता है? घर्षण के कारण। जीव जंतु से प्राप्त होने वाला प्रकाश क्या कहलाता है? जैव प्रकाश। जो वस्तुएं अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जिसमें आते हैं सूर्य, विद्युत बल्ब होते हैं। जिन वस्तुओं का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अदृश्य कहते हैं, इसमें चंद्रमा आ जाएंगी। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो पुतलियों के माध्यम से। कार्निया था पुतली में से होता हुआ प्रकाश किस पर पड़ता है? लेंस पर। लेंस प्रकाश को किस पर फोकस कर देता है? तो रेटिना पर। रेटिना पर क्या हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। रेटिना का प्रतिबिंब स्थायी न होकर कितने समय में लुप्त हो जाती है? 1/20 सेकंड में। 1 सेकंड का 20वां भाग में वो क्या है? लुप्त हो जाती है। पोलराइड क्या है? बड़े आकार की फिल्म है। पोलराइड को किस प्रकार की दो प्लेटों के बीच रखा जाता है? तो कांच। पोलराइड किस प्रकार के मिश्रण की बनी होती है? तो नाइट्रो, सेलुलोज और हर्पेथाइट से मिलकर बनी होती है। सिनेमा घरों में 3D वाले चित्र देखने तो किसका उपयोग किया जाता है? पोलराइड चश्मा का। जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश किरणें निकलती है क्या कहलाती है? पारदर्शक वस्तुएं। पारदर्शक वस्तुएं में कांच हो जाएगी। अर्ध पारदर्शक वस्तुएं में हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज। और पारदर्शक वस्तुएं कौन सी हैं? धातुएं हैं। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? तो वायु में तथा निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड कितनी होती है? तो
3.00 गुणे 10 के पॉइंट 8 प्रति मिनट सेकंड होती है। प्रकाश पानी में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड कितनी होती है? 2.25 गुणे 10 मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल की बात करें 2.02 गुणे 10 के पॉइंट 8। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल 2.04 गुणे 10 के पॉइंट 8। नायलॉन में प्रकाश की चाल की बात करें तो 1.96 गुणे 10 के 8 हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड यानी 8 मिनट। कारों में लाइटों की चकाचौंध से बचाव हेतु किसका प्रयोग होता है? पोलराइडो। पानी से भीगी सड़कों, अत्यधिक श्वेत प्रकाश, चमकीले तलों, परावर्तित प्रकाश की चकाचौंध से बचने हेतु किसका प्रयोग होता है? पोलराइड का। अब हम देख लेते हैं ध्वनि के बारे में। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी वस्तुएं अत्यधिक प्रत्यास्थ होती हैं? तो ठोस, इसमें ध्वनि ज़्यादा होती है ठोस में। शुष्क वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होती है? 382 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति होगी? तो 1450। 0 डिग्री सेल्सियस में लोहे में ध्वनि की चाल की बात करें तो प्रति मीटर सेकंड की तो 5100 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की चाल कितने किमी प्रति सेकंड चलती है? 3 लाख प्रति सेकंड। ये यांत्रिक तरंगे क्या कहलाती है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है? अपश्रव्य तरंगे हो जाएंगी। हमारे हृदय की धड़कन की आवृत्ति तथा भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न तरंगे कौन सी होती हैं? अवश्रव्य तरंगे होती हैं। वस्तु में कंपन होने से किसकी उत्पत्ति होती है? ध्वनि की। कंपन से माध्यम में क्या उत्पन्न होता है? तरंग उत्पन्न होती है। तरंगों के कान के पर्दे से टकराने पर पर्दों में उत्पन्न कंपन की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति होती है। कितने कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति वाले तरंगों की अनुभूमिति हमें कानों द्वारा प्राप्त होती है? 20 से 20,000 कंपन तक की हमारी कानें क्या है? वह सह पाती है, वहाँ तक हमें पता चलती है। जिन तरंगों की अनुभूति हमें कानों द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि तरंगे कहते हैं। किन तरंगों को सर्वप्रथम गाल्टन ने सीटी द्वारा उत्पन्न किया था? पराश्रव्य तरंगे को। चमगादड़ कितनी आवृत्ति तक पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है? 1 लाख तरंग तक। किन तरंगों के द्वारा समुद्र की गहराई, समुद्र के अंदर की बड़ी बड़ी चट्टानों, हिमशैलों तथा विशाल मछलियों का पता लगाया जाता है? पराश्रव्य तरंगों से। कौन सी विधि द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है? सोनार से। सोनार शब्द का विस्तृत रूप है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में होगा। मिसाइल की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? 180 डेसिबल। मशीगन की ध्वनि की डेसिबल की बात करें तो 170 डेसिबल होगा। सायरन की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? 110 से 120 डेसिबल। मोटरसाइकिल विद्युत मोटर की ध्वनि तीव्रता 110 डेसिबल होती है। ऑर्केस्ट्रा की ध्वनि तीव्रता 100 डेसिबल। ट्रैक्टर की ध्वनि तीव्रता की बात करें तो 90 से 100 डेसिबल। जोर से बातचीत की ध्वनि तीव्रता 50 से 60 डेसिबल। सिंपल अगर बात कर रहे हैं हम लोग, साधारण बातचीत हो रही है तो हमारा होगा 40 से 30 डेसिबल के बीच, 30-40 डेसिबल होती है। किसकी आवाज़ हमें स्वरित द्विभुज की आवाज़ से धीमी सुनाई देती है? घंटे की आवाज़। ध्वनि के किस लक्षण के कारण हम उसे मोटी या बारीक कहते हैं? तारत्व ध्वनि के कारण। सिर की दहाड़ तथा मच्छर की भिनभिनाहट में किसका तारत्व कम होता है? सिर की दहाड़। ध्वनि के किस लक्षण के कारण हमें अपने विभिन्न परिचितों को बगैर देखे उनकी आवाज़ सुनकर पहचान लेते हैं? गूढ़ता। त्वरित तरंगों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकरा कर पहले माध्यम वापस लौट आना क्या कहलाएगा? ध्वनि का परावर्तन होता है। ध्वनि के परावर्तन का उदाहरण कौन सा है? कुएं में झांककर बोलना। क्या होता है? जब टकराती है हमारी आवाज़ तो वहाँ पे परावर्तन होती है और वहाँ से आवाज़ टकरा कर हमें वापस सुनाई देती है जब हम कुएं में बोलते हैं। तो ध्वनि तरंगों के किसी
दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होने की क्रिया उस ध्वनि की क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि सुनाई देती है। जब हमारे कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे कान में कितनी देर तक रहता है? 0.1 सेकेंड तक रहती है। किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है? अनुरणन। अनुरणन का स्पष्ट उदाहरण कौन सा है? बादलों की गर्जन। ध्वनि की तरंगों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है? तरंगों का अपवर्तन होता है। सेना द्वारा किसी पुल को पार करते समय उन्हें कदम न मिलाकर चलने की सलाह क्यों दी जाती है? अनुनाद हेतु। बस में खड़ाहट क्यों सुनाई देती है? अनुनाद के कारण। ध्वनि स्रोत और प्रेक्षक के मध्य अपेक्षित गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में उत्पन्न आभासी परिवर्तन क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव को जॉन डॉपलर ने सर्वप्रथम कब ज्ञात किया था? सन 1842 ईस्वी में। समान आवृत्ति व आयाम की दो ध्वनि तरंगों की एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचने पर उस बिंदु पर हुआ ऊर्जा का पुनर्वितरण क्या कहलाता है? ध्वनि का व्यतिकरण। जब दो जब दोनों तरंगे किसी जब दोनों तरंगे बिंदु पर एक ही स्थिति में पहुंचती है तब व्यतिकरण क्या कहलाएगा? संतोषी व्यतिकरण होगा। जब दोनों तरंगे विपरीत स्थिति में मिलती हैं तो व्यतिकरण क्या कहलाएंगे? विनाशी। अवरोधों का आकार ध्वनि की तरंग दैर्ध्य के तुलनीय होना किस लिए जरूरी है? विवर्तन के लिए। गैस में किसी पिंड की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होने पर पिंड की चाल क्या कहलाएगी? पराध्वनिक। पिंड की वायु में चाल ध्वनि की चाल से अधिक होने पर वह अपने और पीछे वायु में क्या छोड़ जाता है? स्वांकर हलचल। इस प्रकार की स्वांकर हलचल क्या कहलाती है? प्रघाती तरंगे कहलाती है। प्रघातित तरंगों के किसी भवन आदि से टकराने पर क्या प्रभाव पड़ता है? भवन गिर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स, इसी प्रकार कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए।